हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र के चैनल पे। मेरा नाम मंथन है और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ नए टॉपिक्स। आज शुरू करते हैं हम लोग अमेंडमेंट। एक चीज अमेंड, दूसरी पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर। ये दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो सीडीएस। अच्छा, इंडियन पॉलिटी तो है भाई, एक चीज बतानी थी तुम्हें। ठीक है, इधर यहाँ पे लिख दो, नॉट जस्ट CDS NDF कैट बट ऑल्सो फॉर वेरियस अदर एग्जाम्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अमेंडमेंट से। चलो, क्या होता है अमेंडमेंट? हमने ये सीरीज काफी टाइम से शुरू की है, काफी कुछ पढ़े और भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक चीज मैं हमेशा बोलता रहता था, अमेंड करना, अमेंड करना या अमेंड करना। ठीक है, अमेंडमेंट करना होता क्या है भाई? सर बताया तो था, ऑल्टर करना। ऑल्टर मतलब किसी चीज को चेंज करना, टू चेंज समथिंग, टू ऑल्टर समथिंग। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में ज्यादा प्रेस किसको कर रहे हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बस भाई, अमेंडमेंट किसका हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का। टू चेंज और टू ऑल्टर और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये चेंज मतलब क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अगर पार्ट, फिर वो पार्ट 1 2 3 4 नहीं, सम पोर्शन मान लो। चलो इंग्लिश, तुम टिपिकल इंग्लिश में जाओगे, फिर लिटरल सेंस में नहीं जाने। सम पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टर्ड थ्रू अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को का चेंज। ठीक है, चलो ये कैसे होता है? तो भाई एक आर्टिकल है 368, बहुत बार बताया मैंने। आर्टिकल 368 में लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है, हमें क्या पता सर, वो तो आप पढ़ाओगे। ठीक है, ये आता है पार्ट कौन से में भाई? पार्ट 20। ठीक है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। टोटल 22 प्लस पार्ट्स है। ठीक है, बट सारे याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, एक अलग छोटा सा वीडियो में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। पर पॉइंट बिंग कि जैसे अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, DPSP, ड्यूटीज, फिर ठीक है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब किस में आता है? अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ठीक, चलो। तो भाई अमेंडमेंट का मतलब समझ आया ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पोर्शन को या किसी भी चीज को चेंज या ऑल्टर करना हो तो उसे हम अमेंडमेंट कहेंगे। अमेंडमेंट क्यों करते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था 1950 में, अडॉप्ट किया 1949 वगैरह। ठीक है, 40s में चल रहा था मान लो। उस टाइम पे 70 75 साल पहले देश कुछ और था, आज देश कुछ और है। तुम 10 साल पहले कुछ थे, साइकिल लेके घूमते थे, आज बाइक लेके घूमते हो शायद, या 10 साल पहले चलते थे, आज साइकिल पे हो। तो चेंज तो हो रहा है ना लाइफ में। तो बस विथ कंडीशन एंड विथ नीड ऑफ द सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी चेंज्ड। भाई मेरी शक्ल थोड़ी सीरियस है, मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से, इसलिए वो तुमको ऐसा लगे सर कितना ऐसे मरे मरे पढ़ा रहे हो। कॉपरेट थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो। तो भाई सोसाइटी को जरूरत पड़ती है चेंज की, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो होना ही है, चेंज को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो पार्ट 20। भाई एकदम लेजिट बता रहा हूँ मैं एक चीज, नोट्स बहुत क्रिस्प बनाए, मतलब ये जो PDF है उसमें से मैं जो बोल रहा हूँ कुछ भी तुमको लगे कि इंपॉर्टेंट है सर, लिख लो।
जस्ट राइट इट डाउन। एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा थोड़ी आ जाएगा एग्जाम में, पर तुम्हें नींद नहीं आएगी, दूसरा एक लिखने की हैबिट होगी, तीसरा क्लास में एंगेज रहोगे, क्योंकि वैसे भी मैं इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाता नहीं हूँ। ऐसा क्या है? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पार्लियामेंट के क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, और इसकी प्रोसीजर क्या है, ये दो चीज दी है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, इसमें कुछ आर्टिकल 368 में एबीसीडी कुछ दिख रहा है? नहीं सर, तो ये इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन्ड है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन फ्रॉम। अच्छा, ये एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी थोड़ी बहुत मैंने, फिर आर्टिकल दे दिया, फिर कुछ ये सब, फिर डायरेक्ट में आ गया मेन पॉइंट पे। बीच में बहुत कुछ मैं खा गया भाई, मैं इसलिए खा गया क्योंकि तुमको अननेसेसरी खाना ना पड़े। तुम्हारे पास ना इतना बड़ा पेट है, ना इतना ज्यादा टाइम है, तो लेट मी डू दैट वर्क फॉर यू। ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। ओहो सर, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बताता हूं मैं। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस 1973। बेसिक स्ट्रक्चर, तुम्हारे जिंदगी का बेसिक चीज क्या है? खाना, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, पढ़ाई, ये बेसिक चीजें हैं। ये तुमसे कोई छीनना नहीं चाहिए, या तुम्हें ऐसा नहीं कि भाई आज के खाने में, आज के सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया 10 किलो, ओहो, नमक की सब्जी, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। जो बेसिक है वो तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। सब्जी रोटी खा रहे हो तो साथ में कुछ और मीठा दे दिया, या मीठा था पर ले लिया, तो वो ठीक है, पर खाना इज बेसिक, तो खाना कोई नहीं छीन सकता तुमसे। तो वही है बेसिक स्ट्रक्चर किसका भाई? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे डिफाइंड है क्या? सर, नॉट डिफाइंड। Basic structure is not defined anywhere in the constitution. ये रेदर बाय टाइम क्या होता है भाई? डिफाइंड नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ना कोई आर्टिकल है ना कुछ है। बट विथ टाइम जुडिशरी, जो कौन थे? महेश, ठीक है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द लॉ, इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो जुडिशरी जो होगी वो चेक करेगी और विथ टाइम बताएगी कि अच्छा ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, ये अमेंड हो सकता है, ये अमेंड नहीं हो सकता। तो उसमें जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बताने में। ठीक है। अच्छा, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू, पर वो आगे का पॉइंट है, थोड़ा बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, मैं बहुत हिल रहा हूँ क्या? ओह, मैं अपने आप से इतनी बातें करता हूँ कि पूछो मत से। हम, ओहो, चलो जो भी है, ठीक है, समझ आ रहे भाई? थोड़ा स्लो जा रहे, समझ आए? प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट करने का? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस। आइदर हाउस क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इज वन हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा इज अनदर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब भाई, बच्चों, भाई बोलो, बच्चों बोलो, बच्चों बोलो, भाई बोलो, जेंटलमैन बोलता हूँ, चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब
या तो लोकसभा से बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर राज्यसभा से, बट नॉट फ्रॉम एनी स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। मतलब कोई स्टेट नहीं कर सकता, सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट ही कर सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक और है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। ओहो सर, भाई ऑफिसर्स बता चुका हूं मैं, ये भाई निकल जाता है, ऑफिसर्स हो तो ठीक है। दिस बिल दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन होता है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप की मिनिस्ट्री बताई थी, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो बस एक मिनिस्टर कर सकते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता, जो नॉर्मल एमपी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भाई एमपी भी ला सकता है, कोई नॉर्मल, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट कंपनी मत समझना तुम, प्राइवेट वाला नहीं। प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर नहीं होगा पार्लियामेंट में, या फिर कोई मिनिस्टर भी ला सकता है जो बताया। द बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जैसे कि मनी बिल में प्रायर परमिशन ऑलरेडी लेते थे। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भाई सुन लो, वो 4 टाइप के बिल थे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है बेसिकली, समझ लेना, ठीक है। चलो क्लियर है, मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे हो तो पॉज करके देख लेना। मेरे को इतना खुशी होता है, मैं इतनी एकदम बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या मतलब ऐसे पॉइंट्स बनाए मैंने, खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है क्या सर? ऐसे तारीफ कर रहे खुद की तो। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस। भाई हाउस वन, हाउस 1 2 छोड़ो तो, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। मान लो लोकसभा में बिल इनिशिएट हुआ तो भाई उधर पास करना पड़ेगा पहले, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास जाएगा। मान लो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो वो उधर जाएगा, फिर सिग्नेचर के लिए जाएगा, बस वही रामायण चल रही है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओ सर, ये स्पेशल मेजोरिटी, ऑफिसर्स याद करो, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये याद है कि क्या है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मेजोरिटी क्या होती है, व्हाट इज मेजोरिटी? जो मैक्सिमम होते हैं। तो मान लो 100 है तो उसमें से मेजोरिटी क्या होगी, 51, क्योंकि 50 + 1 हो जाएगी तो मेजोरिटी, ये याद रखना। तो एक तो 51 होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो लोकसभा की मान लो 545 थी तो उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, वो डिवाइड कर लेना तुम लोग, 545 डिवाइड बाई 2 + 1। तो एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यही चीज, ये है सेकंड कंडीशन। 2/3 मतलब अब डिवाइड कर लेना, 545 को डिवाइड बाई 3 कर दो, तो जो उसका डिवाइड बाई 3 करके जो उसका 66% होगा, मतलब 2/3 जो होगा उसके भी वोटिंग होने चाहिए। पर कैसे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो लोग प्रेजेंट थे और वोट किया है, ठीक है। तो ये याद रखना भाइयों, सॉरी ऑफिसर्स, ये सर तुम लोग कल ऑफिसर बन के मेरे को पकड़ लो भाई, पकड़ लो, वैसे भी मजा नहीं आ रहा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, भाई झगड़ा हो गया रिंकी पिंकी का, लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है, तो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट हो गया तो ज्वाइंट सिटिंग होगा कि नहीं होगा? तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया, तुम्हारे ऑफिसर हो तुम, तुम्हारे जिंदगी का कोई स्पेशल
इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। मम्मी है लोकसभा, मम्मी कुछ कह रही है, पापा है राज्यसभा, पापा कुछ कह रहे हैं, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, नहीं हमारा ऑफिसर बेटा या बेटी ये करेगा, या ये करना चाहिए, या ऐसे करना चाहिए, तो दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ज्वाइंट सिटिंग होगा कि नहीं, तो दोनों मिलके तुम्हारे साथ मिलके डिस्कशन करेंगे कि नहीं कि ओ चलो कुछ कंक्लूजन लाते हैं, तो नहीं भाई, ठीक है, इसमें नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। चलो डिसएग्रीमेंट का भी मतलब समझाओ, बनाया ना भाई, एग्रीमेंट नहीं कर रहे तो डिसएग्रीमेंट, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दो लोग एक चीज पे एग्री नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो सर नहीं पढ़ा रहे, तो हम लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, पर फिर हम दोनों के बीच में ज्वाइंट एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि मैं हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा। इफ द बिल इज रिलेटेड टू अमेंड related to amending federal provisions, keyword ये एक और है, of the constitution, it must also be ratified by the state legislature of the half of the states by simple majority, ठीक है। मैं सिंपल में, चलो फेडरल प्रोविजन क्या होता है, फेडरल प्रोविजन पढ़ा चुका हूं मैं भाई, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म ये क्या है भाई, फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो क्या बोलेंगे वो फेडरलिज्म। तो तीन लिस्ट बताई थी, सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपल मेजोरिटी, फेडरल प्रोविजन तो समझ आता है भाई, फेडरलिज्म, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज है मेजोरिटी, यही वो पीछे पॉइंट में था ना, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, ठीक है, वो टोटल मेंबरशिप था, वो अलग था, वो एब्सोल्यूट था, पर ये है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है भाई, कितने लोग हैं टोटल उसको छोड़ दो, कितने प्रेजेंट और वोटिंग है, यहाँ पे जैसे 20 लोग प्रेजेंट है, पर एक्चुअली स्ट्रेंथ 30 थी, 30 को भूल जाओ, 20 प्रेजेंट है, तो 20 में मेजोरिटी क्या आएगा, तो 10+1, क्योंकि 11 होगा तो मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सिंपल मेजोरिटी। तो ऐसा कोई बिल जो फेडरल स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता हो, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, तो उसमें ना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट बट ऑल्सो सिंपल मेजोरिटी इन मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 28 स्टेट है तो 14+1, 15 लोग, 15 स्टेट ने अगर सिंपल मेजोरिटी से वो बिल को पास कर दिया, तो वो फेडरल प्रोविजन को जो अफेक्ट कर रहा था वो भी नहीं करेगा, और वो एक्चुअली बिल बन जाएगा। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016-17 में जो आया था, तो उसमें यही था कि टैक्सेस आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। सो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया था कि स्टेट रेटिफिकेशन भी जरूरी था, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट इवेंचुअली मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ने भी सिंपल मेजोरिटी से अपने स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग करके वो बिल को पास कर दिया था, ठीक है। चलो, तो ये है भाई सिंपल मेजोरिटी, ठीक, मैं कुछ बता रहा था मैं भूल गया, चलो छोड़ो, बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, भाई मैंडेटरी है, बिल को असेंट देंगे ही देंगे प्रेसिडेंट, ठीक है।
अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था कि भाई ऐसे क्या प्रोविजंस है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा बिल हो सकता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। तो एक तो जीएसटी बताया, दूसरा ऐसा कुछ भी जो कॉन्करेंट लिस्ट में होगा यूजुअली, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कुछ भी बनाना हो तो उसमें स्टेट का भी परमिशन होना चाहिए थोड़ा बहुत, पर वो लिटरल सेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड हो वो आर्टिकल 368 के थ्रू ही अमेंड करना पड़े। नॉर्मल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट मट, हाँ एसेंट देना ही पड़ेगा, ऐसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल और रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ना तो वो बिल रोक सकते हैं, ना तो वो बिल रिटर्न कर सकते हैं, ना ही वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। चलो ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। सिंपल है, कोई भी बिल होगा गैजेट में आएगा, ये चलता रहेगा, वोटिंग वोटिंग होगा, सब हो गया। अब लास्ट काम क्या है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये मेरा सिग्नेचर तो नहीं है, पर सिग्नेचर करना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। जब सिग्नेचर कर दिया प्रेसिडेंट ने तो फाइनली द बिल बिकम्स एन एक्ट, हेंस इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत देखा, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये बहुत फेमस पड़ा और हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें यही है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो ऐसे ही हुआ होगा, ये जो प्रोसीजर बताई वो। चलो ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ओए होए, ये आजकल एक इंसान के 10 टाइप होते हैं, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, तो एक तो बताया मैंने, आर्टिकल 368 कवर्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, एक है बाय स्पेशल मेजोरिटी of the parliament and also through ratification of the half of the states by simple majority। दो हुए ना, एक पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या, हाफ स्टेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स। भाई थोड़ा ऐसे आई 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 अज्यूम कि ये कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ये है रोड टू आर्टिकल 368। कुछ तो कलाबाजी करनी थी मेरे को, ठीक है। पहला क्या है, लिख लेना, अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पहला तो हो सकता है मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं भाई, अब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भूल जाओ अभी थोड़ी देर, मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होगा, पर सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ अमेंडमेंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई यूनियन टेरिटरी को चेंज करना है, कुछ करना है, कोई स्टेट को बाइफरकेट करना है, तो ये सब सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। या मेरा तुम टेस्ट मत लो, अब ले लो भाई लो। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। भाई मैं बहुत जॉयफुल इंसान हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, हालांकि होती नहीं, अलग बात है। अमेंडमेंट ऑफ द अमेंडमेंट, चल लिख ही लेते, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एक हो गया अमेंडमेंट ऑफ द अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी, पर दोनों पार्लियामेंट में ही हो रहे हैं, बस सिर्फ पार्लियामेंट में। तीसरा देखते हैं, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड
रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यार इसीलिए ये फिजिकल क्लास में थोड़ा ऐसे अच्छा दिखता है, पर ऑनलाइन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कैमरे का बजट नहीं है भाई, आउट ऑफ बजट। ऐसे ही चला रहा था, मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ तो बहुत ही जल्द। तो मेरे काम 10 चल रहे जिंदगी में, जैक ऑफ ऑल। चलो, तीन चीजें, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ, मतलब किस तीन टाइप से अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स विद सिंपल मेजोरिटी। ये लिख लेना, ये तीन। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, और तीसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजोरिटी। भाई रेटिफिकेशन मतलब क्या, कि जो पार्लियामेंट में जो बिल क्लियर किया, पास किया है, मान लो द बिल विच हैज पास बाय पार्लियामेंट इज एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स। स्टेट्स भी बोलेंगे हाँ चलो सही है, ओके परफेक्ट, वी रेटिफाइड, वी एग्री इट, वी एक्सेप्टेड, हम भी इसको अप्लाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अब नई चीज आती है, अमेंडमेंट होता है खत्म। अब शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, क्या है ये। मैं गाने बहुत गाता हूँ, पता है तुमको। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जब अमेंडमेंट अभी देखा एक टॉपिक, तो उसमें लिखा था कि अमेंडमेंट कैन बी डन, कैसा भी अमेंडमेंट हो सकता है, एनी अमेंडमेंट कैन बी डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना डिफाइंड है। तो विथ बाय टाइम वो आया है जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू, और उसमें कभी कभी पार्लियामेंट ने भी इन्वॉल्व किया। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए हम पहले ये पढ़ेंगे कि पढ़ाते कैसे हैं। ऐसे नहीं भाई, सर मैं तो ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, अरे होशियार। ये चार केसेस पढ़ेंगे, फोर केसेस आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार केस क्या है भाई। शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, 1951। भाई लिखना ये काम का है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है गोलकनाथ। ठीक है, चलो, शंकरी प्रसाद, दूसरा गोलकनाथ।
फिर से वही भाई हिस्ट्री इतिहास उठाना है हमें। हमने पीछे पहले भी देखा था कि भाई केस लॉज का मतलब क्या होता है। व्हाट आर केस लॉज एंड हाउ दे आर डिफाइंड। केस लॉज ये केस है, इस केस में कुछ जजमेंट आया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला होगा या किसी हाई कोर्ट ने कुछ बोला होगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे इन्होंने केस के बेसिस पे कुछ एक्ट बनाया होगा या हटाया होगा, या उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे कैसे काम करेगा ये पता चलेगा। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस। क्या बोला शंकरी प्रसाद केस में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सीधा सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट टू अमेंड, छोड़िए छोड़ो, एक चीज याद रखो, आर्टिकल 13। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? एनी लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट विल बी इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी जो भी है विल बी व्हाट, वॉइड होगा। ठीक है, लॉ वो कानून ही क्या जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो कानून कानून नहीं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। समझ आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 13 में एक टर्म लिखा है लॉ। ठीक है, ज्यादा नहीं, इतना बस इतना है। ये जो लॉ की बात करनी है बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो द टर्म लॉ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट खेल रहा था, ठीक है, सिस्टम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो टर्म लॉ लिखा है ये होंगे ऑर्डिनरी लॉ, बाई लॉज, ठीक है। दूसरे मान लो ऑर्डिनेंस, हाँ पार्लियामेंट लॉ, पर इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंशन नहीं है ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनो वापस। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद जजमेंट 1951 में ये कहा, ये कहना चाहता था और ये कह दिया कि जो आर्टिकल 13 में जो हमारी बात क्या हो रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 जो है उसमें जो लिखा है कि भाई कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो कानून कानून नहीं है। सिंपल भाषा में ये समझो, वकील नहीं बनने का है, ठीक है, सॉरी, वकील नहीं बनना है। तो आर्टिकल 13 में बस लॉ लिखा है, इसमें सब ऑर्डिनरी लॉ, बाय लॉ, ये सब वो सब आता है। पर कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की बात, सॉरी हाँ, नहीं हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं होते। तो इस हिसाब से पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ थ्रू विच व्हाट, अंडर आर्टिकल 368। क्या है वो आर्टिकल 368? पार्लियामेंट का पावर अमेंड करने का और प्रोसीजर। अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 368 also include the power to amend fundamental rights,
ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये तो हो गया बहुत वेग। और इसका लॉजिक क्या बताया? ये ये कि भाई ऑर्डिनरी लॉ है, बाय लॉ है, ये सब वो सब है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि लॉ का मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था उस टाइम। ठीक है, तो पहले में क्या किया भाई? पहले में बोला, शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद, अच्छा ये पूछेंगे शंकरी सर, शंकरी प्रसाद क्या मतलब? तो एक शंकरी प्रसाद कोई बंदा होगा, मान लो, उसको लगा कि ये सब क्या नाटक चल रहे हैं, तो उसने केस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, सिंपल। तुम हो चिंगू मिंगू पिंगू, चिंगू अगर से यूनियन ऑफ इंडिया, कल तुम केस कर दो भारत सरकार पे कि भाई पार्लियामेंट तो ऐसा ऐसा कर रही है, तो बस ये याद रखना शंकर प्रसाद में ये सब हुआ था। ठीक है भाई, फुद्दू हो गया फुद्दू, मतलब फुद्दू तो नहीं बोलूंगा मैं भाई, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। टीचर को हक होना चाहिए बोलने का। मैं कुछ गलत नहीं, मतलब मैं कुछ क्या, मैं क्या बोला कुछ? सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स जजमेंट, भाई सिंपल है। इसमें बोला कि भाई ये सब है, गोलकनाथ में सिंपल क्या बोल दिया कि इट इट रूल दैट फंडामेंटल राइट क्या है भाई, बहुत सुप्रीम है, बहुत मतलब सुप्रीम है और इररिप्लेसेबल है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीच और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट्स, पार्लियामेंट इसमें से कोई भी राइट्स ले नहीं सकते। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो यहाँ पे कहा था कि भाई सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ, बाय लॉ, ये सब ही लॉ में अंडर आर्टिकल 13 में आता है, बट इसमें कहा कि अंडर आर्टिकल 13 इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स आर इंक्लूडेड। तो इस हिसाब से तो भाई फंडामेंटल राइट भी क्या हुए, लॉज हुए। और कहा प्रोटेक्टेड है वो, आर्टिकल 13 में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सो हेंस इट ओपाइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, constitutional amendment act is also a law under article 13। ठीक है, अंडर आर्टिकल 13। भाई बहुत अच्छा है, मस्त ओवरऑल कर दिया। ओवरऑल क्यों किया भाई? एक गोलकनाथ केस हो गया, फिर 1967 कुछ सालों बाद, 15-17 साल बाद एक केस हो गया गोलकनाथ। ठीक है, तुमने कुछ किया, फिर तुमको गलती का एहसास हो गया, फिर तुमने उसको ठीक कर दिया। तो तुमने जो ठीक किया, और ये जो गलती की थी वो गलती किसी को अच्छी लग गई थी, और वो गलती किसको अच्छी लगी थी भाई? पार्लियामेंट। अब आ गया मुंह पिक्चर में पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिडेंट लाइक दिस, मे बी। भाई मैं नहीं बोल रहा, मे बी बोल रहा हूं मैं तो, शायद। ठीक है, क्यों? उन्होंने एक चीज लाई, 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है मेरे को, बीमार हो गया मैं। हाँ, पार्लियामेंट आ गया गोलकनाथ केस के बाद, 1967 के बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया अपनी जजमेंट को कि भाई नहीं नहीं, ओके ओके, ठीक है। मेरे को जो भी हो, मेरे को क्या हो गया? हाँ, मेरे को होश आ गया। नहीं, होश नहीं,
हो गया, मुझे लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए, उनको लगता है, वो गलती नहीं करते, उनको लगता है कि ठीक है ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने गोलकनाथ केस में बोल दिया कि भाई आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में जो पहले सिर्फ लॉ और बाय लॉज और ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंक्लूड होते थे, अब वो इंक्लूड होंगे। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे भाई पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना पाएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो फिर। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि आर्टिकल 13 एक ऐसी चीज है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एक ऐसी चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे जो भी चीज, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज आएगी उस पर पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकता, तो बस पार्लियामेंट को लग गई थोड़ी प्रॉब्लम कि शिट। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट ही ला दिया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजर उनका क्या कहना था, दैट पार्लियामेंट has power to take away any फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गया भाई बहुत ही बड़ा इशू कि इफ पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि भाई कोई भी राइट नहीं ले सकते तुम। ठीक है, ये थोड़ा अभी तुमको थोड़ा शायद मे बी यू माइट फील लिटिल बोरिंग, पर मजा लो यार, मजेदार है, मुझे तो मजा आ रहा है भाई। जब पढ़ा के मजा आ रहा है तो पढ़ने में तो मजा आना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि उधर बैठ के मस्त एसी में चेयर पे ऐसे स्क्रीन चल रही हो, फिजिकल हो, लाइव हो, कितना मजा आता है। मुझे नहीं मिला मौका ऐसा, मिला था बहुत साल पहले, मैं छोटा था तब तो, छोटा था, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, एसी नहीं थी वहां पे। हा 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 एक्सडी लॉल। चलो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये केस अभी इतने केसेस समझा रहा हूँ ना, मान लो किसी एग्जाम में पूछ ले ये केस किसके बारे में, तो तुमको आइडिया आना चाहिए। किसी रिटर्न एग्जाम में भी पूछ ले छोटा मोटा, तो आना चाहिए। अपना वकील खुद बनिए, मैं बना दिया तुमको। ठीक है भाई, अब नया केस आ गया, केस नंबर 3। केशवानंदा भारती केस 1973। ठीक है, केशवानंदा भारती केस। पता है किसी को? बहुत बार सुना केशवानंदा केशवानंदा। भाई व्हाट वाज द लास्ट जजमेंट? ठीक है, गोलकनाथ केस था। गोलकनाथ केस में क्या बोला था कि भाई वापस ले लिया,
मतलब वापस ले लिया इन द सेंस कि भाई कोई लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी आर्टिकल 13 के अंडर डाल दिया, तो अब तो पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता। ऐसा था गोलकनाथ पे। अब केशवानंदा भारती केस में क्या बोला, फिर केस आया तो बोला पार्लियामेंट एनी लॉ एंड टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, बट इट शुड नॉट डैमेज और अफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है, अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है। ईश्वरानंदा सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया कौन से जजमेंट को, अपने ही गोलकनाथ केस के जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट रूल दिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया भाई, लिख लो, इट upheld द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो लास्ट हमने पार्लियामेंट का एक्ट पढ़ा, और ये बताया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे और अब्रिज एनी फंडामेंटल राइट, बट, जैसे कि लिखा, बट या हाउएवर सच चेंजेस शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये था केशवानंदा भारती केस। वैसे तो बहुत बड़ा था, अभी इतना ही काम का है। ठीक है, इसके बाद फिर एक एक्ट आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, पर ये लिख लेना पहले, ठीक है, चलो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में यही कहा था कि भाई लिमिटेशंस नहीं है, अब कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, अब हम हो गए हैं अंधाधुन। तो यहाँ पे आता है जुडिशियल रिव्यू की बात। ठीक है,
अपने चाहिए, ठीक है। नो लिमिटेशंस ऑन द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड एनी अमेंडमेंट ठीक है, इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, इन नहीं ऑन एनी ग्राउंड, सॉरी गाइस, सॉरी ऑफिसर्स, गाइस सॉरी ऑफिसर्स, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है भाई। क्या कहता है? देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड, एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। जो भी अमेंडमेंट करेंगे क्वेश्चन नहीं करेगा कोई, कोई केस नहीं करेगा अब, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई नहीं जा पाएगा बोलने के लिए कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ये वो, ठीक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करने का या केस करने का पावर था वो भी पार्लियामेंट में 42nd अमेंडमेंट में ले लिया था। तो अब क्या करेंगे भाई? अब करेंगे, अब करेंगे 3 केस पढ़े ना हमने, चौथा मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स, वी मिनर, आइए मैंने स्पेलिंग खोल रहा है। मिनर्वा मिल्स केस। अब मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का पावर ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का, कि मान लो कि कोई लॉ बना दिया और वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के या बेसिक स्ट्रक्चर के, तो पार्लियामेंट वैसा लॉ नहीं बना पाएगा, और बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगा और वो लॉ अप्लाई नहीं होगा कंट्री में। तो पार्लियामेंट ने वो चीज ही पूरी हटा दी कि अब जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कीम था वही हटा दिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब पार्लियामेंट ने जो ये प्रोविजन था, ये पूरा प्रोविजन जो था, इसको कंटिन्यू किया कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या बोला? द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो नहीं, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐसा पावर या ऐसी अथॉरिटी
जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करेंगे। जुडिशियल रिव्यू देख लेना भाई इधर ही। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन भी दे दिया भाई, देख लेना। चेक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और हैव अ चेक ऑन ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, वो जुडिशरी का काम है। ठीक है, तो हाँ ये देख रहे थे। So the parliament cannot take away the power of judicial review from the constitution. Judicial review of the constitution as judicial review is also included under basic structure। लॉल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ठीक है, इनवैलिडेट कर दिया। जो पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट बनाया था इसको पूरा इनवैलिडेट कर दिया मिनर्वा मिल्स केस ने। क्या कह के कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो तुम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो भी आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो तुम वो भी नहीं छीन सकते, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, किया ही है। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, चलो हो गया मिनर्वा मिल्स केस। एक लास्ट केस देखते हैं, वमन राव केस। ठीक है, वमन राव केस में कुछ खास बोला नहीं था भाई। इसमें सिंपल इतना लिखा था, सुप्रीम कोर्ट clarified that the doctrine of basic structure would apply to constitutional amendments enacted after April 24, 1973। ये किसकी डेट है? केशवा नंदा भारती केस। ठीक है, इंक्लूडिंग नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल क्या है भाई? कुछ लोगों को होगा कि सर व्हाट इज नाइन्थ शेड्यूल।
तो 9th शेड्यूल बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन की बात करता है। जमींदारी एबोलिश कर दी थी, वो हम स्केड्यूल्स पढ़ेंगे, 12 के 12 स्केड्यूल्स एक अलग पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, अच्छे से सब डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। विश्वानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, उस डेट के हिसाब से, मतलब 24 अप्रैल के बाद से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, अब पीछे जाके बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करना है, भूल जाओ, तो बोलेंगे अब 24 अप्रैल 1973 के बाद से अब बेसिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। तो बस ये सब चलता रहा। फाइनली तो ये केस इंपॉर्टेंट है मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना भाई, ये कोशिश तो की है, आप भी करना, ठीक है। तो अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। हमने ये 4 केस देख लिए, मिनर्वा मिल्स 1980, केशवानंदा भारती 1973, गोलकनाथ 67 और शंकरी प्रसाद 51। अभी क्या सीन है भाई बेसिक स्ट्रक्चर का, हमने ये इसकी पूरी हिस्ट्री देखी, और जरूरी थी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इन्वॉल्व था इसमें, और बेसिक स्ट्रक्चर ही है बहुत इंपॉर्टेंट जो है। करंट सिनेरियो, एक सेकंड ना। In current scenario, the Parliament under Article 368 can amend any part of the Constitution, including the fundamental rights, but it should not affect the basic structure of the Constitution. तो यही एक केस में बोला था कि भाई कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकते हैं, केशवानंदा भारती केस में यही बोला था कि कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकती है पार्लियामेंट, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी भी क्वेश्चन हो रहा होगा सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ऐसा तो कौन सा लॉ पार्लियामेंट बना देगी जो फंडामेंटल राइट ले लेगी पर बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करेगी? तो आगे बताता हूँ मैं, बने रहिए, ऐसे थोड़ा सस्पेंस रखिए। However, the Supreme Court is yet to define or clarify what basic structure of the Constitution actually means. अभी तक कुछ एक्चुअली बताया नहीं है, डिफाइंड नहीं है। फ्रॉम वेरियस जजमेंट सेवरल बेसिक फीचर्स, अब देखो फ्रॉम वेरियस जजमेंट, अब तुम्हारा सस्पेंस खत्म हो रहा है। सेवरल बेसिक फीचर्स हैव बीन emerged to be considered as basic structure of the constitutions। तो वो क्या है वो देखते हैं, चलो। ठीक है, ये सबसे पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरिन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था। आंसर बताना, प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट पावर है या किसी और के साथ पावर है, देख लेना इंडिविजुअली पावरफुल है कि नहीं है, ये भी बताओ। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो सेपरेशन ऑफ पावर अलग चीज है और डिवीजन ऑफ पावर अलग चीज है, ठीक है। सेपरेशन इज सेपरेशन ऑफ पावर इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डिवीजन ऑफ पावर इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इतना याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। वेलफेयर स्टेट कहां पे पढ़ा था हमने भाई? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर, अभी पढ़ा। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे देश में, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होती है। रूल ऑफ लॉ,
शुरुआत में पढ़ा था आर्टिकल 14 में व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है भाई, लॉ का रूल, बस इतना सिंपल, लॉ सुप्रीम है, इतना याद रखना। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस पे लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, पर ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, ठीक है। फ्री एंड फेयर रहना चाहिए, नहीं कि भाई ये वोटिंग नहीं कर सकते, ये पार्टी इलेक्ट्रल यहाँ इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती वगैरह, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 142, 142। अच्छा, आर्टिकल 32 क्या है याद करो, रिट्स, 5 रिट्स थी, कौन सी थी याद करो, ठीक है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 और 227, आर्टिकल 227 भी क्या थे, रिट्स थी। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट्स के पावर है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के रिट्स के पावर है, ठीक है। तो ये था पूरा अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ क्लियर होगा। ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम्हें पता होने चाहिए अब तक, अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं तो। अगर फिर भी ये पॉइंट समझ नहीं आते तो गूगल करो, मत करो, गूगल मत करो, छोड़ो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जस्ट कमेंट करो कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में सारे टर्म्स में ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें फॉलो अप देता रहूंगा, ठीक है। बाकी ये मैंने वन वर्ड में इसलिए रखे हैं क्योंकि बुक में भी ऐसा है, और दूसरा कि बुक का छोड़ो, वन वर्ड है तो तुम ट्राई करो कि रूल ऑफ लॉ, तो डैश करके लिखो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी व्हाट इज इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी व्हाट इज जुडिशरी, पर ये एंड में करना, ठीक है। चलो, बुक में लिख लेना। तो बस इतना रखते हैं आज, अमेंडमेंट और बेसिक्स से पढ़ा है। होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।